हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए, हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बताते रहूँगा, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से। तो आज जो क्लास 9 का सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स होता क्या है? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुल और पुश, ठीक है। तो पहले फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। क्या है फोर्स, होता क्या है? सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल which can make a body move, stop a moving body, change the direction and speed of a moving body, ठीक है। तो फोर्स इज दी पुश और पुल। तो सबसे पहले हमें जानना कि पुश और पुल क्या होता है। पुश का मतलब किसी भी चीज को खींचना, ठीक है। पुश का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना, और पुल का मतलब होता है किसी भी चीज को धक्का देना, ठीक है। पुल, हम किसी भी चीज को पुल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कुएं में बाल्टी पड़ी है, तो उसको हम लोग पुल करते हैं। बाल्टी को हम लोग ऊपर मतलब खींचते हैं, ठीक है, उसको पुल बोलते हैं। और पुश मतलब किसी को धक्का देना, किसी को पुश करना, ठीक है। तो फोर्स वह पुश या फिर वह पुल है जिसकी वजह से किसी बॉडी में मोशन आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फुटबॉल को देखा होगा, तो फुटबॉल को पैर से लोग किक करते हैं, मतलब फुटबॉल को लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो बॉडी में मोशन आता है। या फिर हम किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास बॉल आ रही है, बॉल को कैच कर लिया हमने, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया, मूविंग बॉडी को हमने जीरो पे ला दिया, ठीक है। एंड चेंजेस द डायरेक्शन, और हमने उस मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एंड सेम टाइम स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इन सभी चीजों को ही फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये सरफेस पे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइम रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब इसमें मोशन नहीं हो रहा है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को कुछ समय बाद यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हमें इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये इस डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रही फोर्स की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। तो जो फोर्स की कॉमन यूनिट होती है, फोर्स की कॉमन यूनिट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, ठीक है, या फिर इसको शॉर्टकट में केजीएफ बोलते हैं, ठीक है। कॉमन यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, जिसको केजीएफ बोलते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली अपने
ताकि हमें वैल्यू आसानी से याद हो जाए, हम वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकें, इसके लिए हम इसको 10 न्यूटन रखते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम इस 9.8 की वैल्यू को 10 न्यूटन रखते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम फोर्स कमेंट होती है, किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास 1 केजी का कोई मास है। ठीक है, 1 केजी के मास को हमें खींचने के लिए, ठीक है, हम उसको ऊपर की तरफ पुल करना चाहते हैं। 1 किलोग्राम के मास को पुल करने के लिए हमें जितनी फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी फोर्स को बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। और 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑन शेप। ठीक है, कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक रबर की बॉल है। ठीक है, ये एक रबर की बॉल है और हमने इस पे चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ठीक है, कुछ समय बाद बॉल की साइज छोटी हो जाएगी। इसका मतलब कि फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑन शेप। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, जो कि एक साइड से अटैच्ड है। ये नॉर्मल स्प्रिंग है, हमने इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है। ये स्प्रिंग है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स। मतलब कि हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया हुआ है, हमने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल किया हुआ है। ठीक है, खींचा हमने इसको, तो क्या हुआ, स्प्रिंग का साइज चेंज हो गया। ठीक है, स्प्रिंग का जो भी शेप था, जो भी साइज था, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, जो सेकंड होता है वो है इफेक्ट ऑन मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। वो कैसे, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई फुटबॉल है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है। ठीक है, हमारे पास एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट पे है, हमने इस पे फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, हमने इसको किक किया। ठीक है, हमने फुटबॉल को किक किया, पैर से मारा हमने फुटबॉल को, तो जो फुटबॉल है वो हमारा मोशन में आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, हम फोर्स की हेल्प से उस बॉल के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बॉल सामने की तरफ से आ रही है और हमें उसको लेफ्ट या फिर राइट में शिफ्ट करना। ठीक है, तो अपने पैर की हेल्प से हम बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हैं। अभी एक और इफेक्ट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए मैं इसको हटा देता हूं।
चलिए तीसरा है वो है इफेक्ट ऑन स्पीड। हम फोर्स की हेल्प से स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जब बॉल को डालता है, जो बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, उस टाइम पे बॉल की स्पीड कुछ और रहती है, लेकिन जब बल्लेबाज बॉल को हिट कर देता है उस टाइम पे बॉल की स्पीड कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, जब फील्डर बॉल को कैच करता है, ठीक है, तो बॉल मोशन में होती है, बट जब वो कैच कर लेता है बॉल को तो बॉल हमारी रुक जाती है, बॉल रेस्ट पे आती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स का तीसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन स्पीड, मतलब कि हम फोर्स की हेल्प से स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट थे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं काइंड ऑफ फोर्सेस की तरफ। ठीक है, कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिकली जो फोर्स होते हैं वो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। हम बॉक्स बना के लिखेंगे। पहला हमारा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? The force which act on a body either directly or through some connector। नीचे का आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए, क्लियर तो दिख रहा है, ठीक है। ये होता है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्स which do not make a direct contact with the body and act through space without any connector। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो किसी बॉडी पे डायरेक्टली अप्लाई होते हैं या फिर किसी कनेक्टर के हेल्प से अप्लाई होते हैं। मतलब कि जब किसी भी 2 सरफेस के बीच में, ठीक है, किसी भी 2 सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए मेरे इस हाथ और इस हाथ में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं अपने हाथ को रगड़ रहा हूँ, यहाँ पे हीट पैदा होती है, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे एक टाइप का फोर्स लग रहा है, उस टाइप के फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जब कभी भी 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट हो और वहां पे कोई फोर्स लगे, ठीक है, या तो वो किसी बॉडी के द्वारा हो डायरेक्टली या फिर किसी कनेक्टर के द्वारा हो, ठीक है, उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं कि जो स्पेस में मतलब एयर में लगते हो, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी चीज ना हो, ठीक है, एयर हो या फिर कोई मीडियम हो, मतलब लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो, वहां पे जब कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स।
इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो पहला एग्जांपल है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फोर्स, इसको मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल फोर्स, तीसरा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। एटसेट्रा। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में एग्जांपल लिखते हैं अपना। तो इसके एग्जांपल्स में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स लिखवाता हूँ। ठीक है। उसमें 3 एग्जांपल है हमारे पास, उसको लिखवाते हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जांपल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। which attracts all bodies towards the earth। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग किसी भी बॉडी को जब अर्थ से उछालते हो, अर्थ सरफेस से उछालते हो, तो वापस वो अर्थ पे आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं या फिर इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है। उस फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी बॉडी होगी, वो हमेशा अर्थ पे ही फॉल करेगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स का। The electrical force can pull tiny bits of dry paper is a non-contact force। आप लोगों ने कभी न कभी इसको ट्राई किया होगा, जब आप लोग कंघी को सूखे बालों पर रगड़ करके छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के साथ उसको आप दूर से उसको उस पर टच कराने की कोशिश करते हो। ठीक है। टच नहीं कराते हो, आप उसको दूर रखते हो। ठीक है। आपने कंघी लिया, उसको सूखे बालों पे रगड़ा और पेपर को छोटे छोटे पीसेस करके अपने टेबल पे रख दिए। तो जब आप उन पेपर के पीसेस के पास वो रब की हुई कंघी लेके जाओगे, तो वो पेपर के पीसेस कंघी पे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंघी में उस टाइम एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो गया रहता है। ठीक है। इसकी बात हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है। इन तीनों फोर्सेस की बात हमें किसी न किसी चैप्टर में करनी है। ठीक है। तो उसमें जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन पुल टाइनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर। ध्यान रखेंगे कि पेपर पे ड्राई हो, आपके हेयर भी ड्राई हो। ठीक है। क्योंकि वो गीले बालों पे यूज नहीं होता है। ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा है तीसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और मैग्नेट कैन
attract common pins of steel from a distance and hence the magnetic force is non-contact फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 एग्जांपल देखे। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जब आप किसी मैग्नेट को किसी स्टील या फिर आयरन के पिन के पास लेके जाते हो तो आयरन या फिर स्टील का जो पिन होता है वो उस पे चिपक जाता है। ठीक है, इस टाइप के फोर्सेस को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब समझ में आएगा ना, क्योंकि जब आप उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो बिना किसी कांटेक्ट के वो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, उनके बीच में किसी भी टाइप का कांटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और टाइप्स के फोर्सेस के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इतना डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको याद रहे वो चीजें। ठीक है, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अदर टाइप्स के फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये वही फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमारा पहला फोर्स है वो है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? दिस फोर्स इज produced by the muscles of living is called muscular force। ठीक, मस्कुलर फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा, जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, मैंने इस मार्कर को जमीन से उठाया तो मैंने इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, ये मस्कुलर फोर्स है। क्यों? उठाने के लिए मैंने अपने मसल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जिन भी चीजों को उठाने के लिए मसल्स का इस्तेमाल करते हो, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उस टाइप के फोर्सेस को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि आप लोगों को नाम समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल फोर्स में हम लोग मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या फिर उसको पुल या पुश करने के लिए हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैकेनिकल फोर्स के अंदर आता है। The force which are generated by machine are called मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स जो मशीन के द्वारा जनरेट किया जाता है उसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप का फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये चार्जेस की वजह से होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से फोर्स होते हैं। ठीक है, तो it is another type of force
which can push or pull tiny objects। ठीक है, ये वो फोर्स है जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को पुश या पुल कर सकता है। ठीक है, तो आप ये तीन टाइप के फोर्स को नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप के फोर्सेस हैं, उनको भी देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं, मिटा दें, चलिए। तो उसके बाद हम लोग तीन हो गए, तो चौथा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है ये। द स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ some substance to attract iron or steel object towards itself called magnetic property। ठीक है, and the substance which has the above property called a मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की, जो कि क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसको, आयरन या फिर स्टील जैसे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी जिस भी ऑब्जेक्ट में होती है उसको मैग्नेट बोलते हैं, और वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट स्टील या फिर आयरन के ऊपर, उस टाइप के फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स तक कवर कर लिया है, तो हम साथ में जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आप लोग हेड डालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फोर्स acts at the surface of contact। फ्रिक्शनल फोर्स से कांटेक्ट फोर्स, ये बात आप लोग याद रखेंगे। कांटेक्ट व्हेन a body moves or tends to move on another body called the force of फ्रिक्शन। मतलब क्या होगा, ऐसा फोर्स जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे लगता है। ठीक है, वो दो सरफेस के बीच में लगता है फोर्स। ये जब अ बॉडी मूव्स, जब बॉडी चल रही होती है तब, या फिर जब बॉडी चलने वाली होती है उस टाइम पे ये फोर्स लगता है वहां पे अपॉन अनदर बॉडी। ठीक है, दूसरी बॉडी पे लगता है, पहली बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है और हमने सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, हमने सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा कोई ब्लॉक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से क्या होगा, ये मोशन आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक अपोजिंग फोर्स होता है, मतलब कि ये मोशन को अपोज करता है, ये मोशन को रोकता है। अब क्या होगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करना चाहेगा, बट इस पे सरफेस के द्वारा, इस सरफेस के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, इस सरफेस के द्वारा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा जो कि इस फोर्स को रोकेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट को मोशन ना करा सके। बात समझ में आ गई कि जब किसी भी ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे वो ब्लॉक मोशन करना चाहेगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाहेगा, बट ये सरफेस इस ब्लॉक पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जो कि फोर्स के अपोजिट होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैं कंडीशन लिखवाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा जो कि इस ब्लॉक के मोशन को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन था, उस पर एग्जांपल लिखा हमने। अब इसके बाद हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टी की, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखे जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है, इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन body is made to move upon another body, ठीक है। ये वो फोर्स है और ये तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चल रही हो या फिर चलने वाली हो, ठीक है। और इसके अलावा वो फोर्स कहीं भी एक्ट नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट ऑलवेज अपोजेस एक्सटर्नल फोर्स एंड may oppose motion and tries to stop it। ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, ठीक है। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। मे बी ये मोशन को भी अपोज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप लोग अपने बुक में इसको पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इट ऑलवेज अपोज मोशन। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, बट ये पूरी तरीके से सही है, इट ऑलवेज अपोज एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हमने सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी फोर्स है जो इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना चाहेगा फ्रिक्शन, तो अब इस तरफ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, बट इस टाइम में मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, मोशन डायरेक्शन में हो रहा है और ये अपोजिट हो रहा है, तो ये मोशन के अपोजिट लग रहा है इस टाइम पे। बट जब हम लोग वॉक करते हैं, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन चल रहा है, ठीक है, ये पर्सन आगे की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पिछले पैर से, ठीक है, जमीन पे धक्का देते हैं ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें। मतलब कि हम लोग इस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स पीछे की तरफ दे रहे हैं, ठीक है, हम जमीन पे पैर से पीछे की तरफ धक्का देते हैं ताकि हम लोग आगे की तरफ चल सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा। बात सुनने आ गई? एक्सटर्नल फोर्स हम लोग पीछे की तरफ लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, ना कि मोशन को। मोशन को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, बट वो एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है, बट ये मोशन के साथ लग रहा है। मोशन हमारे इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो देखिए मोशन को अपोज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में लगता है। इट ऑलवेज अपोजेस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट वियर्स ऑफ द सरफेस of contact of two body। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ये रगड़ पैदा करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टायर्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी के टायर्स हो गए, साइकिल के टायर हो गए, ट्रक के टायर्स हो गए, उनमें फ्रिक्शन की वजह से उनके टायर की जो गिट्टियां होती हैं, जो उसमें गोटियां होती हैं, वो घिस जाती हैं, ठीक है। इट वियर ऑफ मतलब वो घिस जाती हैं। आपने देखा होगा, आप नए शूज खरीद के लाते हो, ठीक है, तो उस शूज में जो नीचे वाला सोल रहता है, ठीक है, उस सोल में कई सारे ब्लॉक्स बने रहते हैं जो आपको परफेक्ट फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट कुछ समय बाद क्या होता है, वो आपका एकदम पूरा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, वो गोटियां गायब हो जाती है। क्यों? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, उनको वियर ऑफ कर देता है, उनको वो घिस देता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी। तो पहली प्रॉपर्टी इट इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन अ बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी, तभी एक्ट करता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करती है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखवाया कि ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, मोशन को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट वियर ऑफ मतलब कि ये घिसता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, एक घर्षण बल पैदा करता है, जिसकी वजह से हम जब भी शूज की जो नई शोल में गोटियां होती है वो घिस जाती हैं, ठीक है, वो वहां से हट जाती हैं। इट वियर ऑफ वो वहां से उनको हटा देता है। सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास 3 फोर्स और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का फोर्स रिजल्टेंट फोर्स। इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल पे हम 2 साइड से फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2, ठीक है। इस बॉल को हमने एक रस्सी से बांध के सेंटर से उसके, और हम इस पे 2 साइड से फोर्स लगा रहे हैं। हम दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हम दोनों साइड से F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है।
अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के फोर्स के डायरेक्शन में न जाकर एक अपना अलग डायरेक्शन चुन लेता है, ठीक है। वो डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। जो फोर्स यहाँ लगता है वो फोर्स इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यहाँ पे एक नया फोर्स आ जाएगा F नेट, या फिर इसी को हम F रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। F रिजल्टेंट फोर्स लगता है जो कि इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, मैं इसको हटा दूं। चलिए लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ सिंगल फोर्स acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces. That single force called the resultant। जैसे कि एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F0 होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर से होके जाएगा। एक सिंगल फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगता है, सेम एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। मतलब कि मान लो कि F1 के द्वारा एक्सीलरेशन ये लगा, इसके द्वारा एक्सीलरेशन ये लगा, ठीक है, तो F नेट होगा ये सीधा 2 एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि इन दोनों के एक्सीलरेशन के बराबर एक्सीलरेशन इसका भी होगा, ठीक है, और ये सिंगली इन दोनों के बराबर एक्ट करेगा। जितना ये लगाएगा उतना ये लगाता, ठीक है, बट ये फोर्स इन दोनों के बराबर लगाता है। बात समझ में आ गई? इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप के फोर्सेस और हैं, उसके बाद हो जाएगा। चलिए ये फोर्सेस के छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए, ताकि जब हम आने वाले चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पहले से आता रहेगा, तो उन चैप्टर्स को डील करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ फोर्सेस acting a body produces no acceleration, acting on a body produces no acceleration in it, ठीक है। और ये होता है it is produced a non-zero acceleration it produces a non-zero acceleration बैलेंस फोर्स सेट ऑफ फोर्सेस होता है जो किसी बॉडी पे लगता है और उसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करता है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, बट इसमें एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। वो बॉडी हमारी मोशन में है, उस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मोशन कर रही है, बट
उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब कहीं पे फोर्स ज्यादा लगा दिया हमने, कहीं पे फोर्स कम लगा दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब वो जीरो ना होके कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये होता है अनबैलेंस फोर्स, ये होता है बैलेंस फोर्स। इसके बाद हमारे स्प्रिंग फोर्स है, उसको यही पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारे स्प्रिंग है, ठीक है, हमने दो टाइप के स्प्रिंग लिए हुए हैं। एक पे हमने कोई मास नहीं लगाया हुआ है, दूसरे पे हमने मास लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनलोडेड स्प्रिंग बैलेंस, और ये होता है लोडेड स्प्रिंग बैलेंस। अनलोडेड स्प्रिंग बैलेंस का मतलब कि स्प्रिंग में किसी भी टाइप का तनाव नहीं होगा, स्प्रिंग को हम अगर ऐसे छोड़े तो वो ऐसे का ही ऐसे पड़ा रहेगा। बट अगर इसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टांग देते हैं तो वो नीचे की तरफ मोशन करना चालू कर देगा और इसमें एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोग इसके नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।